तो आज हम भारतीय संविधान के उन पन्नों को पलटेंगे जहां हमारी आजादी की कहानी लिखी है। ये वो अधिकार हैं जो हमें सिर्फ एक नागरिक नहीं बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति बनाते हैं। बोलने की आजादी, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी और अपनी आस्था को मानने की आजादी। आज हम अनुच्छेद 19 से 27 तक का सफर तय करेंगे। हमारा मिशन इन कानूनी बातों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझना है, ताकि पता चले कि ये कागज पर लिखे शब्द असल में हमारी ढाल कैसे बनते हैं। बिल्कुल, इन्हें सिर्फ मौलिक अधिकार कहना मेरे हिसाब से अधूरा होगा। ये असल में राज्य यानी सरकार की शक्ति पर लगाई गई सीमाएं हैं, एक तरह की लक्ष्मण रेखा। ये रेखा बताती है कि सरकार कहाँ तक आ सकती है और कहाँ उसे रुकना होगा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इन अधिकारों का एक पूरा नक्शा देते हैं। आज़ादी, सुरक्षा और धर्म, ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार याद कर लेते हैं। पिछली बार हमने समता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18 पर बात की थी। उसका निचोड़ बस ये था कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, भेदभाव नहीं होगा। तो वो थी बराबरी की नींव। अब उस नींव पर हम आज़ादी की इमारत खड़ी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 19 से। इसे कई लोग आज़ादी का गुलदस्ता भी कहते हैं। हाँ, और ये नाम बिल्कुल सही है। इसमें हमें 6 तरह की आज़ादियां मिलती हैं। सीधे सीधे कहूं तो बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, संगठन या ग्रुप बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने फिरने की, कहीं भी बसने की और कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। और इसमें जो पहली आज़ादी है ना, यानी बोलने की, वो दिखने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। अच्छा। हाँ, मतलब ये सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसका दायरा बहुत बड़ा किया है। इसी में प्रेस की आज़ादी छिपी है। अच्छा, वो इसी में है। जी, आरटीआई के जरिए सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार भी यहीं से आता है, और यहाँ तक कि चुप रहने का अधिकार भी इसी का हिस्सा है। प्रदर्शन करने का अधिकार भी? हाँ, प्रदर्शन करने का अधिकार भी यहीं से आता है, लेकिन हड़ताल करने का नहीं। अच्छा, दोनों में फर्क है? जी, दोनों में एक महीन सा फर्क है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हमें बोलने की पूरी आज़ादी है, पर इसकी सीमा कहाँ तय होती है? मतलब क्या कोई व्यक्ति नफरत फैलाने वाला भाषण भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर दे सकता है? ये टकराव तो हम रोज देखते हैं। बहुत जरूरी सवाल है, और संविधान इसका जवाब भी देता है। देखिए, ये आज़ादियां असीमित नहीं हैं। इसको ऐसे समझिए कि सड़क पर गाड़ी चलाने की आज़ादी तो है, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स और स्पीड लिमिट का पालन करना पड़ता है, ताकि सबकी सुरक्षा बनी रहे। बिल्कुल। वैसे ही अनुच्छेद 19 पर भी कुछ वाजिब प्रतिबंध है। देश की सुरक्षा, एकता, लोक व्यवस्था, नैतिकता या किसी की मानहानि के आधार पर सरकार इन आज़ादियों को सीमित कर सकती है। और असली बहस हमेशा इसी पर होती है कि कौन सा प्रतिबंध वाजिब है और कौन सा नहीं। सही कहा। तो अनुच्छेद 19 हमें आज़ादी से अपनी बात रखने और घूमने फिरने का हक देता है। लेकिन क्या हो अगर इसी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए किसी पर कोई आरोप लग जाए? तब संविधान आपको अकेला नहीं छोड़ता। यहीं पर अनुच्छेद 20 और 21 एक सुरक्षा कवच की तरह सामने आते हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से जोड़ा है। अनुच्छेद 20 असल में किसी भी अभियुक्त, मतलब जिस पर आरोप लगा है, उसके लिए 3 बड़े सुरक्षा कवच देता है। 3 कवच? जी। पहला, आपको किसी ऐसे काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते वक्त जुर्म नहीं था। मतलब कानून पिछली तारीख से लागू नहीं होगा? हाँ, आपराधिक मामलों में नहीं। दूसरा कवच, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, पुलिस या कोई भी एजेंसी आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ये तीनों मिलकर राज्य की मनमानी पर रोक लगाते हैं। और इन कवच के बाद आता है अनुच्छेद 21, जिसे कई लोग संविधान का दिल कहते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें बस इतना लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से नहीं छीना जा सकता। सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इसकी ताकत असाधारण है, क्योंकि इस एक लाइन की व्याख्या ने भारत में मानवाधिकारों की पूरी तस्वीर बदल दी। यहाँ सबसे बड़ा मोड़ आया 1978 के मेनका गांधी केस में। अच्छा। तब तक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब था कि अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया है तो उस कानून के तहत वो आपकी आज़ादी छीन सकती है। बस कानून होना चाहिए। हाँ, लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। और इस एक शब्द ने, गरिमा ने, सब कुछ बदल दिया। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था।
इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था कि अब सरकार सिर्फ ये कहकर किसी की आज़ादी नहीं छीन सकती कि हमने कानून बना दिया है। कोर्ट ने कहा, आपका कानून भी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होना चाहिए। मतलब प्रक्रिया भी सही हो और कानून भी सही हो। बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो यही। और यहीं से भारत में मानवाधिकारों का एक नया युग शुरू हुआ। और इसी गरिमा के साथ जीने की व्याख्या से कई नए अधिकार निकल कर आए हैं ना, जैसे राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार। आज के डिजिटल युग में तो ये सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। जब सोशल मीडिया और टेक कंपनियां हमारे हर क्लिक पर नजर रखती हैं, तो क्या ये अधिकार हमें उनसे भी बचाता है? हाँ, 2017 के पुट्टास्वामी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। इसका मतलब है कि आपकी निजी जानकारी, आपकी पसंद नापसंद और आपके घर की चार दीवारी का सम्मान किया जाना चाहिए। और ये सिर्फ सरकार के खिलाफ है? नहीं, ये अधिकार सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि निजी कंपनियों के खिलाफ भी कुछ हद तक सुरक्षा देता है। इसीलिए तो अब डेटा प्रोटेक्शन कानूनों पर इतनी बहस हो रही है। इसी अनुच्छेद 21 से हमें प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार और यहाँ तक कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार भी मिला है। और शिक्षा के अधिकार को तो इतनी अहमियत दी गई कि उसके लिए एक अलग से अनुच्छेद 21 क ही बना दिया गया। जी, 2002 में 86वें संशोधन के जरिए 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये दिखाता है कि संविधान गरिमापूर्ण जीवन को कितनी गंभीरता से लेता है। सही बात है, बिना शिक्षा के गरिमा की कल्पना भी मुश्किल है। अब आते हैं अनुच्छेद 22 पर। यह हमें गिरफ्तारी और हिरासत से बचाता है। कल्पना कीजिए कि किसी को सड़क से उठा लिया जाता है। अगर ये अनुच्छेद ना हो तो उसके परिवार को शायद हफ्तों तक पता ही ना चले कि वो कहाँ है। ये कल्पना नहीं, कई देशों की हकीकत है। अनुच्छेद 22 इसी से बचाता है। यह साफ तौर पर 3 अधिकार देता है। पहला, आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, आपको अपने पसंद के वकील से बात करने का हक होगा। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। इसमें यात्रा का समय नहीं गिना जाता। ये एक बहुत बड़ी गारंटी है कि कोई सिस्टम में गायब ना हो जाए। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक शब्द बहुत सुनने में आता है, निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये क्या है और ये इन अधिकारों को कैसे प्रभावित करता है? निवारक निरोध को ऐसे समझिए, ये एक तरह की कानूनी भविष्यवाणी है। सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे अपराध करने से पहले ही हिरासत में ले लिया जाता है। जी, जाहिर है ये बहुत विवादित है, क्योंकि इसमें बिना जुर्म साबित हुए ही किसी की आज़ादी छीन ली जाती है। और अनुच्छेद 22 कहता है कि जिन्हें इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, उन्हें ऊपर बताए गए अधिकार जैसे 24 घंटे में पेशी, वो सामान्य रूप से नहीं मिलेंगे। ओहो, ये तो एक बहुत बड़ा अपवाद है। तो ये अधिकार हमें राज्य की ताकत से बचाते हैं, लेकिन समाज के अंदर जो शोषण होता है उससे हमें कौन बचाता है, जैसे जबरदस्ती काम करवाना या बच्चों से मजदूरी? यहीं पर कहानी अनुच्छेद 23 और 24 की तरफ मुड़ती है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। अनुच्छेद 23 साफ कहता है कि इंसानों की खरीद फरोख्त मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और किसी भी तरह से जबरदस्ती काम करवाना, इन सब पर रोक है। और ये अधिकार सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं है। नहीं, इसकी खास बात यही है कि ये अधिकार आम नागरिकों के खिलाफ भी मिलता है। और अनुच्छेद 24 तो सीधे सीधे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। हाँ, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों या किसी भी दूसरे खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मेरा एक सवाल है, हम आज भी कई जगहों पर बच्चों को काम करते देखते हैं, ढाबों पर, दुकानों में। तो क्या ये कानून जमीनी हकीकत से दूर है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है। संविधान ने तो रोक लगा दी, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों की है। बाद में बाल श्रम को रोकने के लिए कई और कड़े कानून बनाए गए, लेकिन सामाजिक आर्थिक वजहों से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। ये हमें याद दिलाता है कि अधिकार देना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना एक दूसरी और ज्यादा मुश्किल लड़ाई है। हमने शारीरिक आज़ादी की बात की, राज्य से सुरक्षा की बात की, सामाजिक शोषण से सुरक्षा की भी बात कर ली। अब आते हैं उस आज़ादी पर जो हमारे मन और आत्मा से जुड़ी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो भारतीय लोकतंत्र की पहचान है।
बिल्कुल। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने मन से किसी भी धर्म को मानने, उसके हिसाब से चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। यहाँ अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस शब्द बहुत गहरा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका ईश्वर के साथ या बिना ईश्वर के जो भी रिश्ता है वो आपका निजी मामला है। आप किसी धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म को न मानने का फैसला भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के समानता के अधिकार के बीच टकराव देखा गया है, जैसे सबरीमाला या 3 तलाक के मामलों में। ऐसे में संविधान और अदालतें संतुलन कैसे बनाती हैं? ये आज के समय का सबसे जटिल संवैधानिक सवालों में से एक है। अनुच्छेद 25 ये भी साफ करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही सरकार को सामाजिक सुधार के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है। अदालतें इन्हीं प्रावधानों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। वो देखती हैं कि क्या कोई धार्मिक प्रथा उस धर्म का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, और क्या वो किसी दूसरे मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रही। मतलब ये एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन है। जी, बहुत संवेदनशील। और अनुच्छेद 26 और 27 का क्या महत्व है? अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की आज़ादी देता है, जैसे अपनी संस्थाएं बनाना और चलाना। वहीं अनुच्छेद 27 ये पक्का करता है कि सरकार नागरिकों से टैक्स का पैसा लेकर किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देने पर खर्च नहीं कर सकती, ताकि सरकार का चरित्र सेक्युलर बना रहे। बिल्कुल। वो सभी धर्मों से एक समान दूरी या समान निकटता रख सकती है, पर किसी एक का पक्ष नहीं ले सकती। तो इस सब का निचोड़ क्या है? आज की इस पूरी चर्चा में हमने आज़ादी की अलग अलग परतों को खोला। बोलने की आज़ादी से लेकर जीने की गरिमा तक, अपराध के आरोप लगने पर मिलने वाले सुरक्षा कवच से लेकर जबरदस्ती काम करवाने के खिलाफ मिली ढाल तक, और आखिर में अपने मन की आस्था को चुनने की स्वतंत्रता तक। सही कहा। ये अनुच्छेद सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये एक ऐसे समाज का घोषणा पत्र है जो स्वतंत्रता, गरिमा और विविधता को सबसे ऊपर रखता है। ये अधिकार ही हैं जो एक आम नागरिक को राज्य की विशाल शक्ति के सामने खड़े होने का साहस और सामर्थ्य देते हैं। ये एक वादे की तरह है कि यहाँ हर व्यक्ति की जिंदगी मायने रखती है। और अब जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हमने व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की, लेकिन तब क्या होता है जब ये स्वतंत्रताएं किसी समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान, भाषा और संस्कृति को बचाने के अधिकारों से जुड़ती हैं? संविधान राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए किसी अल्पसंख्यक समूह की संस्कृति की रक्षा कैसे करता है? क्या अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपने स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं? उनके अधिकार क्या हैं? इन सवालों के जवाब हम अपने अगली चर्चा में ढूंढेंगे।